Equivalence of different statements of second law of thermodynamics। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है, उस दूसरे नियम के संबंध में केल्विन और प्लैंक ने अपने कथन दिए हैं, अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है। साथ ही हमें यह भी सिद्ध करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में समतुल्यता है, समानता है, इक्विवेलेंस है। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। जूल के नियमानुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। निकाय को दी गई ऊष्मा संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती। इसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में व्यय होता है तथा शेष भाग कार्य में बदलता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल यू डेल डब्ल्यू, इन दोनों का जोड़ डेल क्यू के बराबर हो रहा है। डेल क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा है, डेल यू निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है तथा डेल डब्ल्यू निकाय द्वारा किया गया कार्य है। डेल क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा, डेल यू निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और डेल डब्ल्यू निकाय द्वारा किया गया कार्य। यदि निकाय डेल क्यू ऊष्मा लेता है तो धनात्मक, और यदि डेल क्यू ऊर्जा निकाय द्वारा दी जाती है तो ऋणात्मक होती है। यदि निकाय द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक। यदि निकाय आयतन पर गैस के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा एवं स्थिर दाब पर गैस के ताप को 10 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा में अंतर रहता है, इस प्रकार गैस को की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा को Cu या Cv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा को Cp से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर जोर देता है। यह सभी महसूस करते हैं कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, परंतु प्रथम नियम यह स्पष्ट नहीं कर पाता कि वह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित क्यों हो रही है। अर्थात यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताने में असमर्थ है। जब कोई गोली लक्ष्य को बेधती है तो वह लक्ष्य के ताप में वृद्धि करती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। परंतु उस ऊष्मा के द्वारा जो लक्ष्य में उत्पन्न हुआ है, गोली को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान नहीं की जा सकती, जिससे गोली अनियंत्र चली जाए।
इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किस सीमा तक ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो सकती है। इन सभी प्रश्नों का समाधान ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से मिलता है। वैज्ञानिक केल्विन और क्लासियस दोनों ने ही ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को समझाने के लिए अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। केल्विन प्लैंक के कथन के अनुसार यदि ऊष्मा इंजन की क्षमताओं पर आधारित है, किसी निकाय के लिए नियत ताप पर किसी स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर संपूर्ण मात्रा को कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। क्लासियस का कथन किसी निकाय में बाह्य कार्य किए बिना ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर उसे गर्म वस्तु को लौटाना असंभव है। तो इस प्रकार से यदि केल्विन और प्लैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी हम विस्तृत जानकारी लें केल्विन और प्लैंक के नियमानुसार कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। अन्य रूप में कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है। केल्विन के मूल कथन के अनुसार किसी निकाय से निरंतर ऊष्मा प्राप्त कर उसके ताप को परिवेश के ताप से कम करके कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। तो इस प्रकार से इन चित्रों से यह कथन स्पष्ट किया गया है। इस कथन को कार्नो इंजन के इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि जब कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत एवं ऊष्मा सिंक के ताप बराबर होते हैं तो इंजन की दक्षता शून्य होती है, अर्थात उससे कार्य प्राप्त करना संभव नहीं होता। स्रोत से ली गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करने का तात्पर्य है कि सिंक को कोई ऊष्मा निष्कासित न की जाए। यह अवस्था सिंक का ताप 0 केल्विन रखकर ही प्राप्त की जा सकती है, जो असंभव है। इस प्रकार इंजन में केवल एक ही ऊष्मा स्रोत से कार्य की सतत प्राप्ति भी असंभव होती है। अतः ऊष्मा सिंक का होना तथा कुछ ऊष्मा सिंक को निष्कासित करना अनिवार्य होता है। उपरोक्त कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे कार्यकारी पदार्थ तथा ठंडे निकाय से ऊष्मा सिंक लेता है और गर्म निकाय को ऊष्मा निष्कासित करता है। ऐसा करने के लिए कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य क्रमक द्वारा कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। तो क्लासियस का जो कथन है उसके अनुसार कोई भी ऐसी युक्ति संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य क्रमक एजेंसी की सहायता के निम्न ताप पर
यानी ठंडे निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके, अर्थात ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उस ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होना असंभव होता है। तो ये जो कथन है यह रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कार्यकारी द्रव्य ठंडे निकाय से ऊष्मा लेता है और गर्म निकाय को ऊष्मा निष्कासित करता है। ऐसा करने के लिए कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य क्रमक द्वारा कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। तो अभी हमने ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को समझाने के लिए दो कथन पढ़े हैं। इनमें पहला जो कथन है वह है केल्विन और प्लैंक का कथन, और जो दूसरा कथन हमने पढ़ा है वो है क्लासियस का कथन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपरोक्त दोनों कथनों की समतुल्यता। दोनों कथन हूबहू एक ही चीज को दर्शाते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से केल्विन, प्लैंक एवं क्लासियस कथन एक दूसरे के लिए तुल्य हैं। इस तथ्य को निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है। इस उपपत्ति से यह सिद्ध किया गया है कि यदि एक कथन का उल्लंघन संभव होता है तो दूसरे कथन का भी उल्लंघन स्वतः ही हो जाता है। एक कार्नो इंजन केल्विन के कथन का उल्लंघन करता है, अर्थात यह नियत ताप पर स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है, इसको पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर देता है। माना इंजन ऊष्मा स्रोत से उच्च ताप T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और संपूर्ण ऊष्मा को कार्य W = Q1 में रूपांतरित कर देता है। इस इंजन के साथ एक आदर्श रेफ्रिजरेटर को युग्मित कर देते हैं जो सिंक से निम्न ताप T2 पर Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है और प्रथम इंजन द्वारा किए गए कार्य W को प्रयुक्त कर ऊष्मा स्रोत में W + Q2 अर्थात Q1 + Q2 ऊष्मा विसर्जित कर देता है। इस प्रकार ऊष्मा इंजन व रेफ्रिजरेटर का युग्मित निकाय पूर्ण चक्र में ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा Q1 प्राप्त करेगा व ऊष्मा Q1 + Q2 उसे प्रदान करेगा। साथ ही सिंक को बिना कोई ऊष्मा दिए हुए उससे ऊष्मा Q2 प्राप्त करेगा। पूर्ण चक्र में बाह्य क्रमक द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर कार्य शून्य होगा, क्योंकि ऊष्मा इंजन द्वारा उत्पन्न कार्य W रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह युग्मित निम्न ताप T2 केल्विन से Q2 का स्थानांतरण करके उच्च ताप T1 की ओर बाह्य एजेंसी द्वारा कार्य किए बिना करेगी। यह निष्कर्ष क्लासियस के कथन का उल्लंघन है। अतः केल्विन के कथन के उल्लंघन से क्लासियस के कथन का उल्लंघन होता है। अब पुनः कल्पना करें कि क्लासियस का कथन गलत है, अर्थात निम्न ताप T2 से उच्च ताप T1 की ओर ऊष्मा का सतत प्रवाह संभव है।
अब हम दोनों ऊष्मा भंडारों के बीच एक इंजन का संचालन करते हैं। माना रेफ्रिजरेटर निम्न ताप T2 से भंडार से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और क्लासियस के कथन का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण ऊष्मा को उच्च ताप T1 केल्विन के भंडार में स्थानांतरित कर देता है। अब ऊष्मा इंजन T1 केल्विन के भंडार से Q1 प्लस Q2 ग्रहण कर Q1 ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है और Q2 ऊष्मा को निम्न ताप के भंडार में निष्कासित कर देता है। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर द्वारा ऊष्मा इंजन युग्मित होकर अविरल रूप से कार्य करते रहेंगे और प्रत्येक बार संपूर्ण ऊष्मा Q1 कार्य में परिवर्तित होती रहेगी, अर्थात केल्विन के कथन का भी उल्लंघन होगा। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि ऊष्मागतिकी के जो दो स्टेटमेंट्स हैं, जो दो कथन हैं, पहला केल्विन एम प्लैंक का कथन, दूसरा क्लासियस का कथन, दोनों ही परस्पर समतुल्य होते हैं। और अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम की। ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार शून्य ताप पर किसी ऊष्मागतिक निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है। इसका अन्य रूप यह है कि किसी भी प्रयोग द्वारा शून्य परम ताप की प्राप्ति संभव नहीं है। हम उसके करीब पहुंच सकते हैं परंतु उस तक नहीं पहुंच सकते।